Good morning, students. Today we will be starting with the first unit in paper 4. The chapter is thermoregulation and cold tolerance, यानी तापमान नियमन और ठंड के प्रति हमारी जो सहन शक्ति है, कोल्ड के प्रति हमारी जो टॉलरेंस है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. What is thermoregulation? Now, thermoregulation is made up of two words. Thermo pertaining to the thermal or the heat, and regulation means to control it. It is thus can be defined as the ability of an organism to keep its body temperature within certain boundaries even when the surrounding temperature is very different. थर्मोरेगुलेशन को हम इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं कि ये एक एनिमल की, एक ऑर्गेनिज्म की वो क्षमता होती है जिसके द्वारा वह अपने आप का, अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको एक लिमिट के अंदर रखता है, जो कि सराउंडिंग यानी जो उसके आसपास जो टेम्परेचर है वातावरण का, उस टेम्परेचर से वो बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होता है. When the surrounding temperature are cold, the endotherms increase their metabolic heat production to keep their body temperature constant, thus making the internal temperature of an endotherm more or less independent of the temperature of the environment. दो प्रकार के जीव होते हैं. एक प्रकार का जीव जो कहलाता है पोइकिलोथर्म्स और दूसरे प्रकार का जीव कहलाता है होम्योथर्म. पोइकिलोथर्म्स वो एनिमल्स होते हैं जो बाहर के एनवायरनमेंट में परिवर्तन के अनुसार अपने शरीर का जो टेम्परेचर है उसको परिवर्तित करते हैं. इसका मतलब ये है कि यदि बाहर का टेम्परेचर कम होगा तो उनका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और यदि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उनका टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा. इस प्रकार के जो जीव हैं उनमें ज़्यादातर हमारे एम्फीबियंस वगैरह आते हैं. हम कह सकते हैं कि देयर आर टू प्राइमरी रिस्पॉन्स टू फ्लक्चुएटिंग एम्बियंट टेम्परेचर, यानी कि बाहर वातावरण में जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर के अनुरूप दो प्रकार के रिएक्शन हम देख सकते हैं. सबसे पहला रिएक्शन पोइकिलोथर्मी के द्वारा दिया जाता है, और ऐसे जीव जिनका टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट से परिवर्तित होता है वो पोइकिलोथर्म कहलाते हैं. पोइकिलोथर्मी एंड होम्योथर्मी. होम्योथर्म्स वो जीव होते हैं जिनका टेम्परेचर बाहर के वातावरण के टेम्परेचर से परिवर्तित नहीं होता. Thermoregulation in organism runs along a spectrum from endothermy to ectothermy. यानी जो पोइकिलोथर्म्स होते हैं उनमें जो टेम्परेचर है शरीर का वो चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है. Endotherms create most of their heat via metabolic processes, and they are called the warm-blooded animals. जो होम्योथर्म्स होते हैं वो अपने टेम्परेचर का रेगुलेशन ज़्यादातर अपने मेटाबॉलिज्म के द्वारा करते हैं, और ऐसे एनिमल्स
जो है वार्म ब्लडेड यानी गर्म खून के प्राणी कहलाए जाते हैं। एक्टोथर्म यूजेस द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ टेम्परेचर टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। जबकि एक्टोथर्म्स जो होते हैं वो बाहर के सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को नियमित करने के लिए। एक्टोथर्म्स आर कॉमनली रेफर टू एज कोल्ड ब्लडेड, और इसीलिए एक्टोथर्म्स को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, ठंडे खून वाले प्राणी कहते हैं। एक्टोथर्म is derived from Greek word ektos mean outside and thermos mean hot. It is an organism's capability in which the internal physiological sources of heat are of relatively small or quite negligible importance in controlling the body temperature. एक्टोथर्म के अंदर जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उनका अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करने में कोई भी सहायता नहीं मिलती है। तो ये दो प्रकार के जीव होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर देयर, one poikilotherms or cold-blooded animals and the other homeotherms, that is the warm-blooded animals. Now, whenever there is a change or fluctuation in temperature or any physiological means, जब कभी भी बाह्य वातावरण में किसी भी पैरामीटर में परिवर्तन होता है, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे अगर हम पीएच की बात करें पानी का तो पीएच ऑफ वाटर, ह्यूमिडिटी, हवा के अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, मॉइस्चर कंटेंट एयर में कितना है, उसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या पानी में पीएच, इन सभी जो बाह्य जो बाहर की फिज़िकल पैरामीटर्स जो हैं, जब उनमें परिवर्तन होता है तो एनिमल्स 2 प्रकार से रिएक्ट करते हैं। और एनिमल्स की कोशिश यही रहती है कि उनके आंतरिक जो केमिकल प्रोसेसेस हैं, उनके आंतरिक जो क्रियाएं हैं शरीर की, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, वो बाहर के वातावरण में परिवर्तन की वजह से परिवर्तित ना हो। तो इस परिवर्तन से बचने के लिए उनमें एक प्रोसेस देखी जाती है और ये प्रोसेस जो है होम्योस्टैसिस कहलाती है। होम्योस्टैसिस कैन बी डिफाइंड as the process of maintaining a stable internal environment despite the change in the external environment. तो समस्थिति यानी होम्योस्टैसिस वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एनिमल्स अपना जो आंतरिक पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उसको बनाए रखता है। बाहर के जो चेंजेस है उस चेंजेस से अपने आप के इंटरनल प्रोसेसेस को पर असर लाने नहीं देता है। होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म आर डायनेमिक एंड रेगुलेट मैनी डिफरेंट पैरामीटर्स इन द एनिमल बॉडी। और हम ये कह सकते हैं कि जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है ये एनिमल के यानी कि होम्योथर्म्स के कई सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन, पीएच आदि को बरकरार रखता है, उसमें परिवर्तन लाने नहीं देता है। इंटरनल टेम्परेचर चेंजेस may adversely affect many aspects of the animal physiology।
और ऐसा करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो इंटरनल टेम्परेचर या जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, यदि वह चेंज होता है बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो एनिमल की कई सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस उससे उस पर असर होता है उस पर, क्योंकि अगर हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर बाहर का इंक्रीज़्ड है और उस इंक्रीज टेम्परेचर के अनुसार इंटरनल टेम्परेचर भी अगर इंक्रीज़ हो जाता है, तो इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से कई सारे जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, हमारे एंजाइम्स हैं, वो डीनेचर हो जाएंगे, उनका कार्य कर पाना संभव नहीं होगा। तो इस वजह से ये बहुत आवश्यक है कि हमारे शरीर का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो बरकरार रहे। जैसे अगर टेम्परेचर अंदर का चेंज होता है तो कई सारे फिजियोलॉजी हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी चेंज होती है, जैसे एंजाइम की फंक्शन, मसल की एक्टिविटी और एनर्जी मेटाबॉलिज्म। So we can say that internal temperature change may adversely affect many aspects of animal physiology, including enzyme function, muscle activity, and energy metabolism. Therefore, animals occupy diverse type of system, diverse type of mechanism in order to maintain the body equilibrium with the outside. और इसलिए हमारे शरीर में या एनिमल्स के शरीर में कई सारे ऐसे मैकेनिज़्म है जिसके द्वारा वो अपना आंतरिक इक्विलिब्रियम, अपना आंतरिक इंटरनल जो संतुलन है उसको बनाए रखता है। 1932 में कैनन ने होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन दी और उन्होंने ये बताया कि होम्योस्टैसिस इज़ द कैपेसिटी of an animal to regulate its internal environment। यानी होम्योस्टैसिस किसी एनिमल या ऑर्गेनिज्म की वो क्षमता है जिसके द्वारा वो अपने आंतरिक पर्यावरण को कंट्रोल कर सकता है, उसका नियमन कर सकता है, एज द प्रोडक्ट ऑफ अ स्वीट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये अपने आंतरिक जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसको बाहर के वातावरण से मैच कर सकता है। किस प्रकार से? अपने फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, अपने खुद के कार्यकीय जो क्रियाएं हैं उनके अंदर परिवर्तन लाके। Humans' internal body temperature is the great example of homeostasis। और मानव का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, जो हमारा एक टेम्परेचर जो मेंटेन रहता है 37 डिग्री सी, वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिसके द्वारा होम्योस्टैसिस को हम समझ सकते हैं। ह्यूमन इंटरनल टेम्परेचर के अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं होम्योस्टैसिस के, जैसे कि ग्लूकोज लेवल का कंट्रोल में रहना, ब्लड प्रेशर का एक कंट्रोल में रहना। जैसे ग्लूकोज जो है वो एक निश्चित मात्रा में हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में होनी चाहिए। उस निश्चित मात्रा से अगर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हमें मिलती है तो हम कहते हैं कि हमें डायबिटीज़ हो गया है, और यदि उस मात्रा से कम ग्लूकोज शरीर में रहता है तो भी हम बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर जो है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसी भी ह्यूमन का 100 प्लस एज बाय 80 होना चाहिए,
अगर इसमें कोई भी परिवर्तन आती है तो हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर हम कहते हैं। ठीक इसी तरीके से कैल्शियम का लेवल जो हमारे ब्लड में है वो भी नियमित कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसे कई सारे प्रोसेसेस हैं जो कि हमारे शरीर में जो होम्योस्टैटिक प्रोसेस है उसके द्वारा नियमित किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। A healthy human should have a body temperature of 37 degrees C. If temperature drops below 37 degrees C, the metabolic reaction becomes slower because the molecule moves slower and have less kinetic energy. And if the temperature rises above 37 degrees C, the enzymes of the body begin to get denatured and metabolic reaction will be much slower. तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी एक्टिव लाइफ है, द एक्टिव लाइफ इज़ लिमिटेड टू अ नैरो टेम्परेचर रेंज। जब हम थर्मो रेगुलेशन की बात करते हैं, ये उस संदर्भ में कहा है कि जो हमारी एक्टिव लाइफ है वो एक नैरो टेम्परेचर रेंज के अंदर सीमित है। बियॉन्ड दिस रेंज मैनी एनिमल कैन सर्वाइव इन इनएक्टिव और टॉर्पिड स्टेट। और इस रेंज से अगर बाहर की टेम्परेचर आती है तो कई सारे एनिमल्स जो हैं इस इंक्रीज टेम्परेचर को या टेम्परेचर में परिवर्तन को किस प्रकार से सरवाइव कर पाते हैं, किस प्रकार से झेल पाते हैं, अपने मेटाबॉलिक रेट को स्लो करके या इनएक्टिव करके। A large number of animals, included all aquatic invertebrates, have the same temperature as their surrounding, but birds and mammals generally maintain a nearly constant temperature in spite of wide variation in the surrounding temperature. कई सारे हमारे aquatic invertebrates या कुछ vertebrates अपने वातावरण के अनुसार अपने टेम्परेचर में परिवर्तन लाते हैं, पर कई बर्ड्स और मैमल्स अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, बाहर के वातावरण से अपने इंटरनल टेम्परेचर को परिवर्तित नहीं होने देते। और ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना, ये जो प्रोसेस या फिनोमेना है थर्मो रेगुलेशन कहलाती है। व्हाट इज़ थर्मो रेगुलेशन? इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन अ रेंज। रेंज का मतलब होता है इतने से इतना, यानी अगर 37 डिग्री सी हमने एक एवरेज बोली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इससे 1 डिग्री ऊपर या 1 डिग्री नीचे होगी तो एनिमल्स की जो फिजियोलॉजी है उस पर असर पड़ेगा। रेंज का मतलब होता है कि 36 भी हो सकती है और 38 भी हो सकती है। तो ये रेंज है जो हमारा टेम्परेचर है बिटवीन 36 एंड 38। और अगर हम फ़ारेनहीट में बात करें तो 98.4 हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहीट। और ये टेम्परेचर अगर 100 हो जाए तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हमें फीवरिश महसूस हम करते हैं, हमें थकान महसूस होती है। 101 हो जाए या 102 हो जाए तो हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और पर्सन बीमार हो जाता है। अगर हमारा नॉर्मल टेम्परेचर 98.4 है, उससे 1 डिग्री नीचे जाए 93.4 हो तो भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इससे भी नीचे चले जाए तो हमारी जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो हो जाती है, हमें थकान महसूस होती है, हमारे कई सारे बॉडी के फंक्शन नहीं हो पाते। तो रेंज का मतलब होता है एक लिमिटेड नंबर, इस नंबर से नीचे अगर हमारा टेम्परेचर जाए और इस नंबर से जो हाई वैल्यू है और लो वैल्यू है इसके बीच में हमारा जो टेम्परेचर है वो रहना चाहिए। लो वैल्यू से अगर नीचे जाता है टेम्परेचर तो भी ये हार्मफुल है, और जो हमारी रेंज की हाई वैल्यू है उसके ऊपर जाती है तो भी हमारे लिए घातक है। यहाँ जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया उसमें लो रेंज वैल्यू थी 93.4
और हाई रेंज वैल्यू थी 100। तो अगर 100 से और ज़्यादा ऊपर जाती है तो हमारे लिए हानिकारक है, और 93 से और नीचे जाती है वो हमारे लिए हानिकारक है। यानी हमारा रेंज क्या हुआ, 93.4 से लेके 100 डिग्री फ़ारेनहीट, ये हमारा रेंज है। और इस नियमन को हम होम्योस्टैसिस द्वारा कर पाते हैं। दो प्रकार के एनिमल्स, जैसे मैंने आपको बताया था, पोइकिलोथर्म्स यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, those animals in which the body temperature is varied with environmental condition are called poikilotherms। दो प्रकार के environment में animals रहते हैं, एक पानी में और एक ज़मीन पर। पोइकिलोथर्म्स वो animals होते हैं जिनका टेम्परेचर अपने वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। aquatic poikilotherms यानी पानी में रहने वाले cold blooded animals। Thermoregulation in aquatic poikilotherm is a simple phenomena. Heat exchange in aquatic animals are largely by conduction and convection. Thermal environment of aquatic animal is relatively stable. Still, seasonal variation do occur in the surface layer of the sea and lake. Aquatic poikilotherms के अंदर जो इनका टेम्परेचर हीट एक्सचेंज है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन के द्वारा होता है। टेरेस्ट्रियल पोइकिलोथर्म्स, द टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पे रहने वाले कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल पोइकिलोथर्म्स मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ द एनवायरनमेंट। However, terrestrial animals face greater temperature fluctuation. The heat balance of such animal is more related to their water balance as compared to the aquatic animals. In order to raise the body temperature, the evaporation and heat loss by conduction are to be reduced, and the heat gain by radiation and metabolic heat production are to be increased. पोइकिलोथर्म्स के अंदर अगर टेम्परेचर का नियमन करना हो तो इनमें शरीर में हीट को प्राप्त करने के लिए रेडिएशन और मेटाबॉलिक हीट का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, और बॉडी टेम्परेचर को में वृद्धि लाने के लिए इनमें इवेपोरेशन और कंडक्शन जो है उसको कम करना पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं कि पोइकिलोथर्म्स के अंदर ऐसे कोई प्रोसेसेस नहीं होते हैं, क्योंकि इनका जो टेम्परेचर है वो बाह्य वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार बढ़ता या घटता है। पोइकिलोथर्म का एग्जाम्पल है लिजर्ड्स आते हैं। जैसे हम देखते हैं सर्दियों में जो लिजर्ड्स हैं यानी छिपकलियाँ हैं वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती हैं, और क्योंकि इनका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के जितना कम हो जाता है तो इनकी मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाती है, और ये कहीं किसी गड्ढे में या किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर इनको थोड़ी गर्माहट मिले ऐसी जगह पर जाकर ये सो जाते हैं। Lizard and other reptile burrow at night when the desert or mountain temperature are at their lowest। ठंड के समय जब टेम्परेचर ठंडा होता है तो ये कहीं जाके किसी बरो में छुप जाते हैं। Some heat from the day remain underground and the reptile's body is prevented from freezing। और दिन के समय या जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं जिस भी समय, तो ज़मीन उस गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये गर्मी लिजर्ड्स या रेप्टाइल्स को गर्मी प्रदान करती है और जमने से इनको रोकती है, यानी ठंड में जमने से इनको रोकती है। At sunrise, the lizard, which may have reached the body temperature as low as 5 degrees during the night, slowly emerges from its burrow to orient itself to the sunlight so that maximum heat is obtained। और दिन के समय जब लिजर्ड अपने गुफा या बरो से बाहर निकलता है, अपने छेद जहाँ पर वो रहता है बिल से बाहर निकलता है, तो वो सूर्य की तरफ अपने आप को ओरिएंट कर देता है, जिससे कि उसका जो बॉडी टेम्परेचर है जो रात के समय 5 डिग्री तक चला गया था अब इंक्रीज़ हो जाए।
By proper orientations, lizard can attain body temperature that are as much as 30 degree above that of the air. और इस प्रकार से वो अपना जो टेम्परेचर है 5 से 30 डिग्री तक कर पाते हैं। दूसरे प्रकार के एनिमल्स कैटेगरी होम्योथर्म्स होती है। होम्योथर्म्स आर द एनिमल्स दैट मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर in spite of great variation of external temperature। यानी ये वो जीव होते हैं जो बाहर के टेम्परेचर परिवर्तन से अपने इंटरनल टेम्परेचर को परिवर्तित नहीं करते। For a body to maintain constant temperature, the heat loss must be equal to the heat gain. Heat loss occur by the following means. First, conduction. Second, convection. And third, radiation. Conduction. Heat loss occur by the following means. First, conduction. Second, convection. And third, radiation. Conduction means the conduction of heat consists of direct transfer of kinetic energy of molecular motion, and it always occur from a region of higher concentration to lower, that is higher temperature to lower one। जो शरीर में हीट का नुकसान होता है वो एनिमल्स 3 प्रकार से पूरा करते हैं। सबसे पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। इनको विस्तार से डिटेल में हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इनकी डेफिनेशन, कंडक्शन का क्या मतलब होता है। कंडक्शन का मतलब ये होता है हीट की डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, यानी जहाँ पर टेम्परेचर कम है उस टेम्परेचर रीजन में, उस क्षेत्र में हायर टेम्परेचर से जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से हीट फ्लो होती है लोअर टेम्परेचर वाले रीजन में, हाई से लो की तरफ। कन्वेक्शन, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन फ्लूइड is almost invariably accelerated by the process of convection, which refer to mass movement of the fluid. The natural convection is caused by temperature difference। convection जो शब्द है वो लिक्विड के अंदर यानी तरल पदार्थों में हीट के ट्रांसफ़र के लिए प्रयोग में लिया जाता है, और इस यहाँ पर भी जो हीट का ट्रांसफ़र है वो टेम्परेचर में परिवर्तन या डिफरेंस की वजह से होता है, जो भी हाई से लो की तरफ आता है। रेडिएशन, heat transfer by radiation takes place in the absence of direct contact between objects। The intensity and the wavelength of this radiation depends upon the temperature of radiating surface and its emissivity। रेडिएशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में संपर्क में होना आवश्यक नहीं है। किसी भी जीव से जो एनर्जी है वो उसके सरफेस से बाहर की तरफ निकलती है। जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी मौजूद होगी वो उस ऑब्जेक्ट से के सरफेस से बाहर एटमॉस्फेयर में अपने आप निकलती है। इस प्रकार से हीट जो हीट के लॉस है उसको किया जाता है। Evaporation, the amount of heat required